नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज जैसा कि एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या कट ऑफ होने वाला है और पेपर कैसा आया था, इसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। आज मेरे साथ है रेसू जैन सर, एसएमजे कोचिंग के डायरेक्टर। तो सर, आज के पेपर के बारे में सर से हम डिस्कशन करेंगे और पेपर के बारे में बताएंगे क्या कट ऑफ हो सकता है, और पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन टफ आया और किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। तो सर, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेपर का लेवल क्या था और क्या कट ऑफ रह सकता है? देखिए, इस बार जो पेपर आया है वो काफ़ी मॉडरेट पेपर है। एक संतुलित पेपर को हम समझ सकते हैं कि एक पेपर संतुलित पेपर था। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम कट ऑफ की बात करेंगे तो क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद हमें ये मालूम पड़ पाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। और जैसे कि अभी रुझान आने शुरू होंगे, शुरुआती दौर में बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लिए, कुछ बच्चों को लगता है सरल है, कुछ बच्चों को लगता है बहुत कठिन है। लेकिन पेपर में बहुत सारी जगह कंफ्यूजिंग ऐसा भी रहा है कि बच्चे कंफ्यूज होकर गलत लगाए होंगे, जबकि आंसर मतलब इस बार आयोग ने संभावित है कि इस बार आयोग ने मुझे लगता है कि त्रुटि नहीं की है। अब बहुत ही रेयर अगर कुछ निकलेगा आगे भविष्य में तो देखेंगे उसको, क्योंकि बच्चे आपत्ति लगाते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा ऐसी आपत्ति नहीं होंगी इन प्रश्नों में। यदि इस बार देखा जाए तो जो लोग बोलते थे कि पेपर रद्दी आए, तो इस बार पेपर का लेवल ठीक रखा है जी। इस बार हम ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल वाकई बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड पेपर था। लगा कि एमपीपीएससी ने पेपर लिया है। है ना। कुछ क्वेश्चन वाकई ऐसे थे जिनको ढूंढना पड़े, आपको सोचना पड़े, खोजना पड़े। इसलिए वो हमेशा क्या रहता है कि 10 क्वेश्चन वो आपको थोड़े से टफ देता ही है जो किसी ने नहीं सुने होते हैं। हाँ, उनके आंसर कुछ बच्चों के लॉजिकली सही हो सकते हैं, कुछ बच्चों के तुक्कों में सही हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इस संदर्भ में, मुझे लगता है कि जैसे ही हम पेपर को डिकोड करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी बच्चों को समझने में कि हाँ, ये प्रश्न इजी था और ये प्रश्न हमारे लिए कठिन था, और जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कट ऑफ का। तो आपके लिए हर एक यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे, मतलब यूनिट वाइज जो भी प्रश्न आएंगे, किस यूनिट से ये प्रश्न किस टाइप से आया है, तो वो भी करेंगे। और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना एवरेज रहा, स्कोर रहा। सॉरी, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका क्या स्कोर रहा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, शुरू करते हैं पर। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे साइट में था, हमारे पास जो उपलब्ध हुआ है साइट, उसमें वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर है विंध्य प्रदेश। हम थ्रोली क्वेश्चन को डिकोड करते जाएंगे, है ना। और एक सरल क्वेश्चन था, ये पढ़ने वाले सभी बच्चों ने इसको कर ही लिया होगा। तो एमपी लगभग सब लोगों ने पढ़ा है। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? तो यहाँ पर हम देखेंगे 222, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है। 222 रियासतों को 15 फरवरी 1948 में सौराष्ट्र में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल? देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हर बच्चे ने सही किया होगा इसमें। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल गरम दल की विभाजन हो गया था यहाँ पे। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? देखिए, लॉजिकली बच्चा सही कर सकता था। सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन जो आपको समझना था, 2 ऑप्शन विपरीत वाले थे। एक ऑप्शन में था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, और दूसरे वाले में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। देखिए, किसी भी कंडीशन में 2 अलग अलग एंटिटी को एक करने की बात कभी नहीं हुई है। उनका पृथक्करण ही उनको शक्ति प्रदान करने वाला है। तो अब इन 2 ऑप्शन में से एक को चूज करना था हमें, तो एकीकरण की मांग नहीं की गई थी। यहां पर क्या आएगा? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण नहीं, है ना। क्वेश्चन पे जाना था, कुछ बच्चों ने तेजी में भी पढ़ लिया होगा। पहले हमने वीडियो में बताया था कि लॉजिक लगाने का तरीका सर ने इससे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, एक दिन पहले जो वीडियो डाला था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे आपने सही लॉजिक लगाया होगा तो मुझे लगता है सही होगा ये प्रश्न। जी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, जो इकबाल थे, मौलाना इकबाल थे, मोहम्मद इकबाल थे, उनके दिमाग में आया था कि कोई देश होना चाहिए मुसलमानों के लिए पृथक। तो चौधरी रहमत अली ने इस शब्द को गढ़ा था कि ये देश पाकिस्तान होना चाहिए, या इस देश का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो आंसर इसका चौधरी रहमत अली है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? सभी बच्चों ने पढ़ा है, गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतिहास का, ये आसानी से बच्चों ने डील कर लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष
लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। देखिए अगर हम देखें 1833 के एक्ट में तो वो गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, और 1835 में क्या करते हैं, प्रेस स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। एक्ट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई, तो प्रेस स्वतंत्रता इसी के माध्यम से आई थी, 1835 में आई थी। ये लॉजिकल प्रश्न थे, बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित कराए थे? रजत धातु। रजत को मतलब क्या होगा यहाँ पे? चांदी। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी इतिहास का। हाँ, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चों ने सोना लगा दिया हो या कुछ भी, लेकिन एक जनरल सा वो है क्वेश्चंस के यहाँ पर शकारी की उपाधि धारण की थी, मेहरौली का लोह स्तंभ का निर्माण कराया था, और रजत मुद्रा है। तो जिस बच्चे ने पढ़ा था तो एक साथ ये 3 फैक्ट मिलते हैं। तो रजत मतलब क्या है? चांदी। तो बच्चा सही कर सकता था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए 1739 में नादिर शाह, जिसे हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है, तो भैया इसने आके यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था उसके विरुद्ध। तो 1739 एक सरल क्वेश्चन है इतिहास का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ये बोधिसत्व से संबंधित है। ठीक है, और बोधिसत्व किसका भाग है? महायान का भाग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? महायान। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाते कि भैया बोधिसत्व किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित नहीं है, थेरवाद से संबंधित नहीं है, ब्रजयान से, तो महायान से संबंधित है। यहाँ पर क्लियर कट आ जाएगा महायान। ओके, जो बौद्ध धर्म की आधुनिक संकल्पना थी। इस बार देखें तो सर ज्यादातर लॉजिकल प्रश्न ही पूछ रहा है जी, मैंने भी देखा लास्ट तक अधिकतर क्वेश्चन लॉजिकल पूछे। जी जी बिल्कुल। यदि लॉजिक सही से लगाएंगे तो सही कर दोगे, ये लॉजिक नहीं लगाया तो बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है जनरली जब हम बुक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा रहता है ताती पाका, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें वहां तो ताती पाका ही इसका प्रोनाउंस होगा, लेकिन अब इसको हिंदी में कर दिया टाटी पाका, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो गया। जबकि एक बहुत ही सरल प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में एक तेल रिफाइनरी, एक ऑयल रिफाइनरी है ताती पाका। ओके, उसको कर दिया क्या इन्होंने? टाटी पाका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा गाजा स्ट्रिप? देखिए उस दिन भी जब हमारी डिस्कशन हुई थी तब मैंने आपसे कहा था कि इजराइल से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इजराइल से आप देख रहे हैं गाजा पट्टी कितना ज्यादा अभी विवाद में चर्चा में रहा है। इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, तो भूमध्य सागर से संबंधित है यहाँ पे इसकी, है ना। यहाँ पर अपन देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप से किसकी सीमा लगती है? भूमध्य सागर की। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने इजराइल और हमास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया होगा तो वहां से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। डिस्कशन किया था कि हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगी कुछ जगह। जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही मैच करने वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेलाडीला, सभी लोगों को पता है कि वेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बालाघाट मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुद्रेमुख जो लोह अयस्क की खदानें हैं कर्नाटका में है। तो भाई एक बहुत ही इजी मैच क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। थोड़ा सा मैं फॉरवर्डली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बच्चों को भी जल्द से जल्द मिलाना होगा अपना आंसर, इसलिए मैं थ्रोली इसको कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगेन मैच वाला, और ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में मैच करने वाले क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं आई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी, वहाँ पे लाल चंदन की जो कटाई होती है वो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों से होती है। शुरुआती उसमें डायलॉग रहता है, तो आप अगर इससे मैच कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता। चलिए अगर वो देखते हैं तो मानस भी बच्चों को पता है कि भाई मानस किससे संबंधित है, तो असम से संबंधित है। बहुत ही इजी। अगर हम देख रहे हैं सिमलीपाल, तो इजीली उसको पता है बच्चों को कि भाई उड़ीसा से संबंधित है, और नौकरी जो है मेघालय से। तो भैया इसका जो राइट आंसर है मैचिंग वो हम देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के सही हो जाते हैं। बिल्कुल, एक दो को मैचिंग आ गए तो वो कंप्लीट हो जी जाता है। बिल्कुल। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? देखिए मोलेसिस बेसिन जो है यूएसए का एक बेसिन है, उसी के जैसा यहाँ पर मिजोरम में हमको मोलेसिस बेसिन मिलता है। हाँ, इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो वो सही कर सकता है, या फिर किसी ने तुक्का लगाया तो सही हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं था कि बच्चे बहुत ईजिली इसको पढ़ रहे हैं कि भाई इसको भारत का मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और जुड़ा होना चाहिए था कि भारत का मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है, तो ईजी क्वेश्चन हो जाता फिर मिजोरम, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसने पढ़ा होगा वही सही करेगा। तो एक क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से मिला 15 क्वेश्चन में। मतलब हम अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है। जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन था बिल्कुल इजी था, लेकिन जैसे 222 रियासतों की थी तो वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसका पढ़ा होगा वही सही करेगा। ओके, वहां पे तुक्के काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारी कुछ इस पे डिस्कशन हुई थी कि अगर मान लीजिए तुक्का लगाने की स्थिति आ जाए, आपको नहीं पता है, तो जहां ब्रैकेट लगा हो वहां पर आप आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भूमिगत वीडियो में देखेंगे तो सेम टू सेम एक चीज है, जैसे कि इंग्लिश वाला बोला गया था हमारे द्वारा,
सर के द्वारा इंग्लिश वाला बोला गया था, ब्रैकेट वाला बोला गया था, और एक गाजा पट्ट वो क्या बोलते हैं इजराइल वाला बोला गया था। तो सेम टू सेम यदि आपने एक दिन पहले वीडियो देखी होगी तो काफी चीजें आपको आसान लगेगी, एकदम सेम टू सेम उसी टाइप से पेपर में चीजें मिली हैं आपको। जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर हम अगर जैसे मान लीजिए नहीं पता है भूमि ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था, तो बोइजे इडाहो यूएसए में। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं बन रहा था तो आप उस तरीके से इसको सही कर सकते थे जो आपको पहले समझाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया नहीं आती है। यहाँ पर नहीं वाला, यहाँ पर बहुत इजी पढ़ना था बच्चों को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और वहां पर प्रश्न गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप जैसी स्थिति का भी निर्माण होगा, और प्लेट विवर्तनी है ना, ये सारी चीजें पटल विरूपण में होती हैं, लेकिन विषमांगी जो है वो पटल विरूपण में नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए धर्मेंद्र जी आपको याद होगा हमने एक जनगणना के संबंध में भी कहा था, जनगणना से वहां से एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स ही है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने इस बार क्या उठा लिया, साक्षरता के अनुसार। तो साक्षरता के अनुसार सभी बच्चों को पता है कि केरल नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में केरल सबसे पहले ही था, तो कोई वो नहीं। लेकिन दूसरा जैसे बच्चों को पता है कि मिजोरम जो है दूसरा जो है स्टेट जिसकी साक्षरता दर ज्यादा है। ठीक है, केरल के बाद मिजोरम, देन उसके बाद गोवा, देन उसके बाद त्रिपुरा है। ठीक है, हमारे पास 2 थे तो काम हो गया। जी एक्चुअली क्या है ना, इसमें 2 ऑप्शन में यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, बी और सी एलिमिनेट हो जाता, ए और डी में हम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम ये सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो क्षोभ मंडल में आप देखते हैं कि सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो एक इजी क्वेश्चन है ये। तो फिर नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी, जनरली जब हम पढ़ते हैं नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कौन सी नदी है जो नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली है। तो वैतरणा जो नदी है वो नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। बाकी की जो नदियाँ अधिकांशतः वो कहाँ, गुजरात में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, गुजरात में प्रवाहित हो रही हैं, कर्नाटक में प्रवाहित हो रही है, लेकिन वैतरणा नदी जो है वो कहाँ पर, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ये तो लिटरली बहुत ही सरल क्वेश्चन था। यहाँ पर हम देख रहे हैं निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति का सही क्रम है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद बुआई होती है, उसके बाद सिंचाई होती है, उसके बाद ही कटाई होती है। तो ये हर बच्चे ने, सरल क्वेश्चन है, हर बच्चे ने कर दिया। घर में खेती है तो उन्हें तो 100% कर ही दिया होगा। देखिए जिनके घर में खेती नहीं भी उन्होंने भी कर दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड उद्ग्रहण है ना, वर्ष किसने घोषित किया है, तो यूएन ने घोषित किया है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो डे, ईयर है ना, जो भी घोषित करने वाला रहता है ज़्यादातर कौन रहता है, यूएन रहता है। तो भाई वो एक इजी क्वेश्चन, वहाँ पर आप अगर ऐसे लॉजिक लगाते कि ज़्यादातर मैंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष या दिन ही पढ़े हैं, तो भी आप सही कर सकते थे अगर आपको लिटरली नहीं पता था, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादातर कौन करता है, यूएन ही करता है, तो आपको सही कर देना था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये लॉजिकली सही कर सकते थे बच्चे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। देखिए हिमालय है, नारो हिल्स नहीं है, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है ना, ये अपन यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये चीज तो मिल जाएगी, लेकिन नारो हिल्स नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, हाँ इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई यहाँ पर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये पूर्वी हिमालय, यहाँ पर हिमालय जो आया है ये थोड़ा सा कर सकता है, बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। तो भाई राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ये थोड़ा सा ऐसा था कि बच्चे पोषण या स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था 7वीं यूनिट में ये आता है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे लगा सकते थे, लॉजिक भी लगा सकते थे। किस तरीके से कि बाकी आप जो देख रहे हैं उसमें बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, कैसे आपको लॉजिक लगाना था, एक में आयोडीन अल्पता, फिर आप देख रहे हैं फ्लोरोसिस, एक में देख रहे हैं एनीमिया। अब इसमें आपको कोई बीमारी का नाम ही मौखिक स्वास्थ्य दिया तो अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप सही कर सकते थे, मतलब लॉजिकली आप इसको सही कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है महासागर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो महासागर को डिनोट करता है, तो भाई अपना आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषण निम्नकरणीय प्रदूषण नहीं है। तो कीटनाशक, ये कैसा होगा, अजैव।
क्योंकि हम क्या करेंगे, केमिकल बेस्ड बनाएंगे तो कीटनाशक। बाकी में आप जो देखेंगे ना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं प्रदूषक नहीं है तो कीटनाशक। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अगला, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो द्वारा, तो आदित्य L1 मिशन जो है ये सूर्य के लिए ही, है ना, व्यापक अध्ययन के लिए ही इसरो द्वारा तैयार किया गया है, आदित्य L1। ग्रीन मफलर, देखिए ग्रीन मफलर क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे इंदौर में ही देख लीजिए एरोड्रम जो है, या मान लीजिए जितने भी हम ऐसे प्लेस देखते हैं जहाँ से वायुयान उड़ते हैं तो वहाँ तीव्र ध्वनि, है ना, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो क्या करते हैं, ग्रीन मफलर्स का यूज़ करते हैं, ध्वनि, है ना। तो तेज आवाज को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाने के लिए ग्रीन मफलर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, आवाज को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नांकित या निम्नलिखित में द्वारा समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं ऊष्मा गति का थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। ये कैसे होता है, जैसे कि हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में एक जो जीव है उसने दूसरे जीव को खाया तो उसको क्या होता है, 10% ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 10% ही उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो लिंडमैन ने दिया था, है ना, ये। तो यहां पर आपका कौन सा रूल्स लागू होगा, द्वितीय नियम लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसको एक्सप्लेन और भी ज्यादा मैं करूंगा, लेकिन अभी समय के अभाव में मैं थ्रोली इसको पढ़ रहा हूं, जिसमें आपको वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आपको समझने में, और चूंकि अभी आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है और आप पेपर भी मिलाना है। बिल्कुल, आपको पेपर भी मिलाना है, और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आंसर शीट्स निकालते हैं और वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमने इसको बहुत सोच समझ के बनाया है। इसमें आपको देखिए मानवीय सीमाएं भी हैं, हो सकता है त्रुटि हो, लेकिन हमने इसमें कोशिश की है कि त्रुटि रहित इसको बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हड्डी टूटने से संबंधित है। ठीक है, हड्डी टूटता है तो उसका, जैसे अपन इससे ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर अपन बात करते हैं ना, तो वो हड्डी से ही संबंधित होती है। तो ये अपन देख सकते हैं, यहाँ पर इजी क्वेश्चन अपन डिकोड कर सकते हैं इसको। व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन रहा है अचीवर्स, मतलब लक्ष्य प्राप्त करने वाला। इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे कई कैटेगरीज हैं, अंडर अचीवर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के क्या है भाई, अचीवर्स वाली कैटेगरी में आ गया, मतलब इसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लक्ष्य प्राप्त करने वाले स्टेट्स में मध्य प्रदेश का नाम है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना। अगेन देखिए जनगणना वाला फिर से क्वेश्चन आया के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नलिखित में से निम्नतम से उच्चतम व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। ठीक है, ये आपको किसी भी मध्य प्रदेश की किताब में मिल जाता है। और इसको तो थोड़ा सा भी लॉजिक से समझ सकते हैं। बिल्कुल, अपन दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर है ना, तो अपन देख सकते हैं कि कम से ज्यादा, क्योंकि सबने पढ़ा ही होगा अनूपपुर सबसे पहले, तो ऑप्शन लगा सकते थे। एमपी का तो बार बार पढ़ते ही रहते हैं। जी जी बिल्कुल, तो चीजें हो जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी से अधिक सुधार देखा गया है। बड़वानी जिले में हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा सुधार देखने को मिला इस ऑप्शन में से, है ना। तो देखिए ये 2-4 क्वेश्चन अगर हम देखें जो डेटा वाले हैं, यहाँ पर हो सकता है बच्चों के तुक्के सही नहीं हुए हों, या कुछ बच्चों के तुक्के सही भी हो गए हों, या बहुत कम बच्चों ने इसको पढ़ा हो। तो ये कुछ क्वेश्चन तो आपको डेटा वाले ऐसे मिलते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, आपको याद होगा कि जब हमने एक ट्रिक पैटर्न या हमने तुक्के को कैसे सही करने वाले में मैंने आपको बोला था, जब भी कोई इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन हो सबसे लंबी लाइन वाले को आप, याद आ रहा है आपको? ये हमारे वीडियो में दर्ज है। वो आपका वीडियो का कट करके आपको पूरी चीजें बता देंगे कहाँ पे क्या चीज बोली थी और कहाँ पे सही सेट हुई है जी। और इसके बारे में एक और बात बता दूं, जैसे पेपर अभी तो हम स्पीड में कर रहे हैं, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शायद आंसर की भी उपलब्ध करा जिसमें आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जी। तो देखिए यहाँ पर टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना जो हाल ही में शुरू की गई थी, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? ग्वालियर में है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने देख के निकाला है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ गलत लॉजिक लगा लिया, उन्होंने सोचा ट्रांसफार्मर भेल और भोपाल लगा दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ बच्चों की जो मेरे पास कॉपी आई, इवन कुछ लोगों ने अपनी आंसर शीट जारी करी उसमें ही भोपाल लगा दिया, मतलब मेहनत नहीं करी है उसमें। तो लेकिन यहाँ पे अपन ने इसको थोड़ा सा रीड किया है, देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अपनी जो आंसर की होगी वो उसमें कोशिश ये है कि त्रुटि ना के बराबर हो।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। बहुत ही एक सिंपल, सब लगा देते है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन ही जो दिए हैं उस हिसाब से बस इजी अपन इसको कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? देखिए 73 में क्या मिलता है अपन को? पंचायती राज। और 74 में क्या मिलता है अपन को? नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय के संबंध में प्रावधान किया गया। तो एक इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे? बहुत ही सरल है, पंडित कुंजीलाल दुबे जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है भाई। ठीक है, कि कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इन्होंने राज्य के संदर्भ में पूछ लिया, तो कौन? विधानसभा अध्यक्ष। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बच्चे लॉजिकली इसको सही कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? सब कुछ जानते हैं, काली मिट्टी में रेत नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पर अपन रेत होती है, लिख दिया इन्हें जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कपास का उत्पादन, बिल्कुल सही है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती, बिल्कुल सही है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है? सही नहीं है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक, ये भाई आपको जलोढ़ मिट्टियों में मिलेगा ना, या एलुवियल सॉइल या कछारी मिट्टियों में आपको रेत की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, काली मिट्टी तो आपने देखी होगी जी, एकदम डीमा टाइप का रहता था। यदि डीमा बना है तो रेत तो है नहीं उसमें जी, रेत है वहां भुरभुरी हो जाती है जी। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती? देखिए माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो सरल है क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? प्रथम स्थान पे। मध्य प्रदेश जो है वो तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, प्रोडक्शन रेट, भंडारण में हम कोई और राज्य देख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा था? उत्पादन। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, नंबर 1 पे है। कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? बहुत ही सरल है, अनूपपुर आ गया, अमरकंटक का अनूपपुर। भाई इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। नेक्स्ट, कपास उत्पादन में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान? देखिए भैया यहाँ पे खंडवा खरगोन जो क्षेत्र है उनको अपन कहते हैं सफेद सोने के क्षेत्र, कपास के क्षेत्र। अब इसमें ऑप्शन में अपन को खरगोन मिल ही गया है, तो कोई दूसरा चूज क्यों करना? बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर अपन काली मिट्टी के लॉजिक से भी और भैया कपास का सफेद सोने का क्षेत्र वो लगा देते, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा सकते थे। 3 में उन्होंने डेटा दिया है भाई, 8000 किलोमीटर से अधिक है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है 11000 किलोमीटर से अधिक है। जिला सड़क मार्ग की लंबाई जो 50, ये एक आपको और लग रहा होगा पूरा सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान कहां से हो गया भाई? मध्य प्रदेश की डेंसिटी, सड़क जो रोड डेंसिटी वो सबसे ज्यादा कैसे हो सकती है पूरे भारत में? देखिए केरल राज्य जो है उसकी सड़क डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया एक सीधा क्वेश्चन था, अपन सोच के लगा सकते थे, है ना। अब देखिए एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बीजागढ़ की पहाड़ियां, और ऑलरेडी पहले ही पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। असीरगढ़, बीजापुर, बुरहानपुर, ये इनकी जो पहाड़ियां कहाँ? सतपुड़ा श्रेणी में हमको मिलती है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो भैया ताप्ती नदी की पूर्णा नदी सहायक नदी है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको याद होगा कि हमारी ये भी डिस्कस हुई थी कि एक नदी से क्वेश्चन आना है, तो वो यहाँ पर अपन को देखने को मिल भी गया। इससे पहले भी मैंने क्या वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जब आप मैपिंग देख के जाओगे तो बहुत मतलब ऊपर चीजें क्या बोलते ज्योग्राफी क्वेश्चन अधिकतर सही हो जाते मैपिंग से। बिल्कुल, ये चीजें बहुत इजी हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अल्पाइन वन कहाँ मिलेंगे? जो हिल स्टेशंस हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर आपको अल्पाइन मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, उप आर्द्र पहाड़ी, कांटेदार, ये सब मिल जाते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, आपको कांटेदार मिल भी जाएंगे। जैसे कि हम नीमच, मंदसौर, रतलाम इस बेल्ट में देखेंगे तो वहाँ कांटेदार मिल जाते हैं, लेकिन अल्पाइन वन मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? देखिए ये भी एक बहुत ही सिंपल सा और लॉजिकल क्वेश्चन है। सबको पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है, दोनों सही हो गए। ठीक है, कर्क रेखा इसके मध्य से निकलती है, ये भी सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखिए राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या होता है? कोल्ड। मध्य प्रदेश में कहां कोल्ड है? कहां पे आपको शीतोष्ण जलवायु? तो एक लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन आप यकीन मानिए जिस बच्चे का पेपर मेरे पास आया था उस बच्चे ने इसको सिंपली, जो लॉजिक था कि बस इतना करना था, उष्ण कटिबंधीय भी है, मानसूनी भी, कर्क रेखा गुजरती, सबको पता है 14 जलों से गुजरती, तो सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट आंसर पे पहुंच जाता।
नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसका सी आंसर है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1990 में हुई थी। देखिए ये इसकी एक लिस्ट भी ग्रुप्स में भेजी गई थी कि कौन सा बैंक कब स्थापित हुआ, उससे भी ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? देखिए 1969 में 14 हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, तो 11 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, उसमें से एक समाजवादी है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें आगे और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती थी, जैसे कि मान लीजिए और क्या हो सकता था ऑप्शन में और जोड़ा जाता है, दिल्ली और पांडिचेरी और इवन अब तो जम्मू कश्मीर भी, तो वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ 4A में की गई। यह व्यवस्था किस देश से ली गई? आयरलैंड से। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, हर बच्चा इसको पढ़ता है कि भाई कौन से देश से क्या सोर्स लिए गए। क्वेश्चन तो एकदम बेसिक पूछे गए, बिल्कुल बेसिक। तो अब आप खुद देख सकते हैं धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि नहीं पेपर बहुत कठिन बहुत हार्ड बना दिया है। अगर बच्चा पहले राउंड में सही कर रहा है तो यहाँ पे हमने अभी 59 क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं। आप यकीन मानिए अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसने 45 to 50 बिल्कुल सही कर दिए होंगे। मतलब वहां उसको गलती करने की गुंजाइश नहीं थी कि 45-50 उसने बिल्कुल सही कर दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चन डेटा वाले जरूर हमने देखे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं अभी तक, जिनमें हम कह सकते हैं कि हाँ अगर मान लीजिए उसका तुक्का सही नहीं हुआ या मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी रही कि वो फैक्ट नहीं पता है, तो यहाँ तक बच्चा 59 में से 50 सही कर सकता है। एक पेपर देते हैं तब ऐसा लगता है कि जो शुरुआत में नहीं बने, अरे पेपर बहुत कठिन है जी। जब उसे 2-3 बार आंसर की से मिला, अरे यार ये तो बहुत सरल था। अब शुरुआत में जैसे निकले तो ऐसे पेपर कठिन था, अब आंसर की मिलाने के बाद एक हवा चलेगी पेपर तो सरल था यार। जी। कुछ कहेंगे सरल था, कुछ कहेंगे मॉडरेट था जी, और कुछ ये कहेंगे कि देखिए क्या होता है पेपर में, जब पेपर देके बच्चा निकलता है तब उसको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे याद आते हैं, ओह इसका आंसर तो ये था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कि नहीं था। जैसे अपन ने कुछ क्वेश्चंस में अभी बात की थी कि इसमें नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर ध्यान देना था, तो कुछ बच्चे नहीं को है पढ़ लेते हैं, वहां पर भी दिक्कत होती है। इसलिए हमने शुरुआत में कट ऑफ नहीं बताया, क्योंकि आपको खुद पता चल जाए, आप खुद जज करें, उसके बाद हम लगभग बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आयोग है कि आयोग हम पेपर बना रहे हैं कि हमने आपकी आंसर की चेक कर ली, लेकिन फिर भी लगभग चीज बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 59 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, कुछ समझ से तैयारी कर रहा है, अच्छी उसने टेस्ट वगैरह लगाए थे, अच्छी टेक्स्ट बुक से उसने पढ़ा था, तो 59 में से 50 तक तो उसके इजी सही होने ही चाहिए थे। तो यहाँ तक तो उसने मतलब गेम पलट दिया है, 50 तक तो उसने सही कर दिया है। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी सरल क्वेश्चन है, संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। हमारी ये भी डिस्कस होनी थी कि संसद से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि संसद भवन का निर्माण हुआ है इसलिए उन्होंने क्वेश्चन जनरल वाला रख दिया। ठीक है, अधिकतर चीजों के बारे में देखो कुछ चीजें बता दी कि लगभग ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है करंट में चीजें चल रही हैं तो, और वही की वही हुआ। यदि आपने देखा होगा, यदि उसको रिवाइज किया होगा, लगभग चीजें जी बिल्कुल सरल क्वेश्चंस में। अब देख रहे हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चों को हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे तुक्का नहीं लगाओ या पता नहीं हो। हाँ, जिनको पता है, जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में है, ना कि मुंबई में, तो ये क्वेश्चन अपन सही कर सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो श्रीनिवासन वर्धन को ये प्रदान किया गया है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है भाई। करंट में हमारी ये भी डिस्कशन हुई थी कि पुरस्कार आपको पढ़ लेना चाहिए, पुरस्कार से आपके करंट के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये आपके मध्य प्रदेश की जो 8वीं यूनिट है, मतलब आपके सिलेबस की 8वीं यूनिट है, उसमें खेल संस्थान स्पष्ट लिखा रहता है, तो बच्चे अगर अपने सिलेबस को उठा के पढ़ें वहाँ से क्वेश्चन आपको मिले। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? शरद कमल। देखिए ये अभी आपको एक पेपर के वो भेजे गए थे PDFs,
आपके ग्रुप में भी भेजे थे, सिलेक्शन तक के भी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भेजे गए थे, और एसएमजे इंस्टीट्यूट के भी टेलीग्राम ग्रुप में भेजे गए थे 3 पेपर्स। उसमें इसको मार्क करके, शरद कमल को मार्क करके आपको भेजा था। ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन है। उसमें नोट करके भी डाला था कि ये एज ए टेस्ट प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न पीएससी नहीं पूछे हैं वो, और अभी के फिलहाल पेपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे सही कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रहीं? तो ये यहाँ पर अपन देख रहे हैं उपर्युक्त सभी। देखिए कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है, आपको एक मैसेज भी कल रात को भी भेजा गया था कि अगर मान लीजिए आपको नहीं बन रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उपर्युक्त सभी वाला आंसर आप लगा सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने वाकई ये किया होगा और उनका वो सही है, ठीक है, और कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा जनरली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में भारत गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश सेंट्रल बैंक के गवर्नर को दिया गया था? तो भैया भारत को दिया गया था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लॉजिक भी लगाते कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे भारत को ही चुन लेते हैं अपन, ठीक है। भारत मध्य प्रदेश, जब ऐसे ऑप्शन में भारत या मध्य प्रदेश होता है तो हम मध्य प्रदेश या भारत को ही चुनते हैं, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शन में तो अपन को भारत चुनना था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरस्कार, देखिए जमशेदजी टाटा, टाटा जी कौन थे? ईरानी, ठीक है, इसलिए उन्होंने ईरानी दे दिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे ये तो कंफ्यूज कर दिया है, टाटा ने दिया है, ईरानी लिख के कंफ्यूज कर दिया। जी जी, तो ये कंफ्यूज दिया। हाँ तो हाँ बिल्कुल, वो कौन है? पारसी। ईरानी मतलब कौन? पारसी, है ना। ईरान का पुराना नाम क्या? फारस, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जमशेदजी टाटा, ईरानी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में भारत में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला था? देखिए 1975 इंग्लैंड के साथ खेला था, ठीक है। कुछ लोगों ने इसमें क्या लगा दिया, जैसे मेरे पास जो आंसर जो पेपर आया था उसमें इंग्लैंड 1974 लिखा हुआ था, मतलब उसने वो लगाया, लेकिन गलत है। इंग्लैंड से 1975 में भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि स्पोर्ट में कंफ्यूजन भी रहता है, बिल्कुल, इतना पुराना उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोग जी। नेक्स्ट देखते हैं, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब से बनाना प्रारंभ हुआ? 2015 से। मोदी जी आए 2014 में और 2015 में उन्होंने, यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और अब पूरी दुनिया मना रही है भाई, सब लोग योग कर रहे हैं, ठीक है। भारत का डंका बज चुका है इसमें। भारत प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? मंजू, है ना। तो यहाँ पे एक करंट का क्वेश्चन है फिर से अगेन, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल? देखिए 1857 का रिवॉल्ट, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आने ही आने थे 1857 से, और वो यहाँ पर आपको मिल गया। तो 1857 की क्रांति में हम ये देख ही रहे हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति में हमें ये क्वेश्चन ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, ये क्वेश्चन। अभी यहाँ पे 1842 में तो बुंदेला विद्रोह हुआ था, 1927 में आपने कोई ऐसी घटना नहीं देखी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो आप देख रहे हैं जनजाति का जो प्रभुत्व रहा है, ज्यादातर जो जनजातियां रही हैं, जैसे भीमा नायक हो गए, टंटिया भील जी हो गए, इन सभी ने 1857 के रिवॉल्ट में ही पार्टिसिपेट किया, तो बच्चा इसको लॉजिकली सही कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी। मौनी नृत्य जो है वो अहीर जाति के लोग दीपावली के अवसर पर करते हैं, ठीक है। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से? अगेन सरल, ये सबसे सरल है, बड़वानी, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं दीवार पर, हाँ देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल है, और ये जो गौंड जनजाति है छत्तीसगढ़ की, स्पेशली छत्तीसगढ़ की जो गौंड जनजाति है, वो नोह डोरा अलंकरण का इस्तेमाल करती है, भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना आ गई मुकुल, ठीक है। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस बार रचनाओं से प्रश्न पूछे गए। बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना गया है? रामसिया, रामसिया के नाम से पहचाना गया है। देखिए बाकी की जो ऑप्शन है, जैसे काकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सांची को डिनोट करता है, काकनाथ, काकनूत, है ना। तो इस तरीके से ब्रह्मपुरी और जगतपुरी आपने ऐसा नाम नहीं सुना होगा, भगवान राम से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन अपन ये चूज कर सकते थे, रामसिया। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक मंगतेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है, ठीक है। ये मंदिर वाला क्वेश्चन तो एक फिक्स था, उनका आना ही था। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले के थोना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1939 में ये घटना घटित हुई थी, एक गोलीकांड था जिसमें 24 लोग जो हैं वो घायल हो चुके थे, और है ना, लोगों को गलत हो जाता था, क्योंकि एक सन वाला प्रश्न था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा। वैसे तो बुक्स में बहुत कम बुक्स में इसका उल्लेख मिलेगा,
ठीक है। तो लेकिन यदि तुक्का लग गया है तो प्रभु सही है। जी जी बिल्कुल, जिसका सही हो या गया। फिर किसी ने बहुत ज्यादा डूब के पढ़ा है तो उसका भी सही है। देखिए, ये न्यूज़पेपर से बना हुआ क्वेश्चन है। हाँ। जब मैं इसको सर्च कर रहा था तब हमें ये न्यूज़पेपर की उस कटिंग में हमको, मतलब जो हमने नेट पे सर्च किया वो तो न्यूज़पेपर में आई हुई एक घटना थी, और इस घटना को किसी राजनीतिक के द्वारा इसको बोला गया था कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, 24 लोग इसमें शहीद हो गए थे या कुछ ऐसी घटना घटी थी। तो वो जब मैं इसको सर्च कर रहा था, इस अपने आंसर्स की इसको रिफाइन करने के लिए, चेक करने के लिए, तो अब मैंने ये देखा। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत हो भी गया होगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मुझसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई है भाई, सबसे गलत हुआ है ना। अगर वो सबसे गलत हुआ होगा या फिर किसी का तुक्का सही लगा होगा। कट ऑफ 100 तो जाना नहीं है। जी बिल्कुल। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका। अगेन एक रचना से क्वेश्चन फिर से आ गया, एक सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, एक केशव दास जी का। बालकृष्ण शर्मा नवीन, अगेन यहाँ पर अब ये क्वेश्चन अगेन इस तरीके से है जिसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते थे। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दो काव्य आत्मोत्सर्ग और प्राणार्पण किससे संबंधित हैं, या बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किसको लिखे हैं? तो ये भैया गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संदर्भ में लिखे हुए हैं। इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। आप देखते हैं आर्टिकल 148 से 151 तक इनका उल्लेख है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? योगेंद्र कुमार अलग समिति का गठन किया था, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये क्वेश्चन सरल नहीं है, ये क्वेश्चन या तो किसी का तुक्के में सही हुआ हो या किसी ने पढ़ा होगा तभी उसका सही हुआ होगा। आप इसको सरल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि देखिए हम 82 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, और कुछ ही क्वेश्चन हमको ऐसे लगे कि जो कठिन में, मतलब आप अगर अब पूरे रेशो में आ जाए तो यहाँ तक हमको 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिले होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन हमको मिले होंगे जिनमें हमको डायरेक्ट नहीं पता होगा या हमने तुक्का लगाया होगा। अब आप देख सकते हैं पेपर यहाँ पर मॉडरेट था, और मॉडरेट में कुछ लोगों की गलतियां ज्यादा भी हो जाती है, कुछ लोग पार भी कर जाते हैं। बिल्कुल, और कुछ क्वेश्चन सच में आप लॉजिकली सही कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो 10वीं यूनिट से आपसे पूछा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या 3 सदस्य होती, ठीक है। तो भाई एक अगेन आयोग का क्वेश्चन है, सरल। देखो भैया ये इतना सरल क्वेश्चन था, मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। शिक्षा से संबंधित अधिकार मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। मानव को मानव, जैसे कोई भी व्यक्ति ने मानव जाति में जन्म लिया उससे स्वतः ही मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उसको समानता का अधिकार है, जीवन संबंधित अधिकार है, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। शिक्षा का बाद में, ठीक है। शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन जो थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, किसी ने विजय केलकर लगाया होगा जबकि वो 13वें थे, नेक्स्ट वाले थे, है ना। विजय केलकर और सी रंगराजन। यहाँ पर अपन देख रहे हैं 12वें वित्त आयोग का पूछा था, तो डॉक्टर सी रंगराजन जो है इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, तो धारा 10 में निर्दिष्ट हैं। सभी लोग पढ़ते हैं कि भाई आयोग की स्थापना किस धारा में हुई है और कौन सी धारा में कार्य हैं, शक्तियां हैं, तो धारा 10 में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 322 जो है वो इनके व्यय से संबंधित है। कोई रिवीजन किया होगा तो ये चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी बन गया होगा बच्चों से। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पे, तो भैया नीति आयोग ने यहाँ पर योजना आयोग का स्थान लिया था 1 जनवरी 2015 को। ये भी लॉजिकली है, मोदी जी 2014 में आए थे और उसके बाद उन्होंने ये एक्शन ले लिया था। आप देख रहे हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। नीति आयोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको 3 वर्षीय योजना, 7 वर्षीय योजना और 15 वर्षीय योजना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है कि 3 वर्ष में जो होगा तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर आपके जो 7 ईयर्स का होगा मिड टर्म प्रोजेक्ट होंगे, और अगर आपके 15 वर्ष वाला है तो दीर्घकालीन योजना है। आप देख रहे हैं 2012 मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? देखिए यहाँ पर सीधा सीधा एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया था। ऊपर की लाइन ही पूछ रही हो। बिल्कुल वो जो ऊपर की एक्चुअली क्या ना, इसके अनुसार इस खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी है, आप किसी भी उसमें आयोग की किताब से पढ़ते हैं तो आपको पहली लाइन यही मिलती, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ चीजें सिलेबस की लाइन ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर देख रहे हैं, साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, रोकना, मतलब कोई अनाधिकृत तरीके से आपके नेटवर्क में, आपके क्षेत्र में घुसपैठ ना कर पाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे भाई? साइबर सुरक्षा फायरवॉल, है ना। फायरवॉल क्या है भैया? एक प्रकार से रक्षा की दीवार है। ये भी सरल था, ये बुक में है। बिल्कुल। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन, ये क्या है भैया? तो ये भैया B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर,
आप इनसे ऑर्डर करते हैं ना, तो बिजनेस टू कस्टमर, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? फिशिंग हमला। यहां पर देखिए, अगर बच्चे ये भी देख लेते हैं हमला, और इसमें ऑप्शन में यहां पर अपन देख रहे हैं कि फिशिंग हमला जो अपन लोग जानते हैं बहुत इजी होता है। कैसा होता है कि लोग कॉल करते हैं कि भाई आप हमसे, आपके लिए लॉटरी खुल गई है, या मान लीजिए केबीसी में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको तरह तरीके से आपके बैंक के पासवर्ड पूछते हैं, है ना, इस तरीके से, है ना, ये सारी चीज़ें, तो OTP वगैरह पूछ लेते हैं, तो ये सब फिशिंग हमले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिशिंग मतलब फंसाना, जाल में फंसाना। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 24/7 कार्य करने की क्षमता। देखिए बाकी जो चीजें हैं वो नेगेटिव लिखी हैं, सीमित पहुंच थोड़ी है। ई कॉमर्स क्या भाई, कहां तक पहुंच गया। ठीक है, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, ये भी नेगेटिव पॉइंट लिखा था, अक्षमता लिखा था, इसलिए नेगेटिव हो गया। ऊंची परिचालन लागतें, भाई इसने क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। आप अपन देख रहे हैं जैसे कि क्या होता है, इससे सस्ता और कहीं नहीं। अब आपके पास चॉइस है, आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ कहाँ सस्ता मिल रहा है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, ये सारी चीज़ों पे, है ना। तो ये बहुत ही इजी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? जेम जो है वो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो DSL जो है वो एक क्या है, इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए संकेतों की व्याख्या करता है, विसंकेतन। ठीक है, विसंकेतन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? याहू वेब ब्राउजर नहीं है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहले वाले में अपन देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। दूसरे वाले में अपन देख रहे हैं, अगला वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चैट GPT। देखिए ये तो आना लाजमी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चैट GPT का विकास ओपन AI के द्वारा किया गया है। एक बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो इस बार सबसे 9 यूनिट सबसे सरल पूछेगी, मतलब अन्य वर्षों की तुलना में जी बहुत आसान, मतलब कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें अटके। बिल्कुल पढ़ा है तो बिल्कुल। देखिए अब इसमें हम अगर बात करें इस पेपर की, ओवरऑल इस पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग, अब हम पूरे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट बिल्कुल एक से फैक्चुअल थे, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी बच्चों को, या मान लीजिए वहाँ पर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी किसी के 10 से 15 में से कुछ तो तुक्के सही हुए होंगे। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो 80% पेपर है, वाकई वो एक सरल पेपर है। 80% पेपर सरल पेपर है। तो अगर आप कट ऑफ की बात, और ये भी होता है कि सरल पेपर में गलतियां भी होती हैं, बिल्कुल होती है ना। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे सोच नहीं पाते कि ये भी हो सकता है जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि नहीं है, जहां पर नहीं है लिखा होगा आपने वहां है पढ़ लिया होगा, या कई बच्चों ने कुछ ना कुछ त्रुटि की हो जाती है चीज़। और मानव है तो मानव से गलती तो होती है, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो ही जाती हैं। तो 2-4 क्वेश्चन हम वहां पर भी देख सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहे होंगे जो आपने इस तरीके से ह्यूमन एरर सबसे ही हो जाती हैं, वो आपने करी होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि चलो हम ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बने, कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन आपकी कंफ्यूजन में चले गए, और 2-4 क्वेश्चन आपसे एरर हुई है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस बार जो पेपर का कट ऑफ रहेगा वो 75 से 80 के बीच में जो भी बच्चा लेके आ रहा है वो सेफ जोन में है। और इसका कारण मैं एक और बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास जो बच्चों की रिपोर्ट आई, जब बच्चे पेपर देने गए पहला शिफ्ट देने के बाद, उन्होंने बताया कि सर पास के सेंटर में, जो इंदौर के बिल्कुल हाईलाइटेड सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं तो 20 से 30% जो लोग हैं वो आए ही नहीं हैं पेपर देने के लिए। इसका एक कारण और भी है, मेंस का पेपर भी है। मेंस का पेपर, तो इस कारण से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस पे फोकस ही नहीं कर पाए और हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि अब पेपर देखने के बाद उनको लगेगा कि ये पेपर देने चले जाते। और मेंस वाले थे वो धुरंधर थे, कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन कम हुआ है जी। वो हर बार जब प्री के साथ मेंस निकाल रहे तो कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं का लेवल आंक सकते हैं। इसलिए हम जितना रेशियो देखते हैं कि जितने ज्यादा मेंबर बैठते तो कट ऑफ उतना ज्यादा जाने का चांस भी रहता है, लेकिन अब मेंबर्स भी कम बैठे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कट ऑफ, और यहाँ पर एरर्स भी हुई होंगी, कुछ फैक्ट्स आपके कुछ तुक्के भी नहीं लगे होंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस रेशियो में अगर आप देख रहे हैं 75 से 80 में अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको पढ़ना ही चाहिए, शुरू कर देना चाहिए कि हाँ मैं 75 से 80। और हमने जो अभी आपको आंसर्स की इसमें बताई है, हमने पूरी कोशिश की है, इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इसमें कोई भी आंसर गलत ना हो। लेकिन अगर कोई भी आंसर गलत होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैक्सिमम भी कोई आंसर गलत हो, या मान लीजिए त्रुटि होती है, क्योंकि एक मानवीय सीमा है, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी फैक्ट में,
तो वो मैक्सिमम भी अगर होगा तो 2-3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम ये अपनी तरफ से, हालांकि हमारा पूरा कोशिश ये था कि 100% सही हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस कंडीशन में अगर आप ये स्कोर लेके आ रहे हैं 75 से 80, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए बिल्कुल। तो फाइनल चीज तो फिर आयोग की आंसर की बता ही देगी जी कि किसका, क्योंकि आप आंसर मिलाओगे कोचिंगों की आंसर की से दो चार क्वेश्चन का आपको आंसर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इससे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेक्शन तक मैं जो भी वीडियो लाता हूँ कट टू कट चीज़ें आएँ, आपके लिए 100% सॉलिड कंटेंट मिले और एक विश्वसनीयता पूर्वक। जैसा कि मैंने सर को एक दिन पहले सर के साथ एक वीडियो बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि कौन कौन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है, स्कोर अच्छे से अच्छा हो सके। तो जो चीज़ें हमने डिस्कशन की थी लगभग वही की वही चीज़ें आप यदि एक दिन पहले की वीडियो देखेंगे और आज का वीडियो देखेंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल एज इट इज। इसके पहले भी एक वीडियो डाला तथ्यवाद का, आप मानचित्रावली का रिवीजन करते तो काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाती। और मानचित्रावली से जैसे कि आपका जो पर्वत वाला है, नदियों वाले हैं, और ये पॉलिटी की चीज़ें हैं, उसमें आयु वगैरह ऊपर ही दिएगा बहुत आसान तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो ऐसी चीज़ें मैं इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि आपको आसानी हो जाए। और एक और चीज़ है कि जैसे कि कल और आज के जैसे बच्चों के रुझान आएंगे, बहुत सारे बच्चे जैसे हज़ारों बच्चों के मैसेज आते हैं हम लोगों के पास कि सर मेरा पेपर ऐसा गया, ऐसा रहा, इतना स्कोर रहा है। तो हमें कल और एक्यूरेसी से ये मालूम पड़ जाएगा कि हम किस कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं, किस कट ऑफ तक। क्योंकि बच्चे, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है, देखिए आपसे भी गलतियां हुई होंगी, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है ना, उसने भी देखा होगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन जब आपने यहाँ पे आंसर्स देखे तो आपको भी रियलाइज़ हो गया होगा कि कुछ क्वेश्चन हमने गलत किए हैं। और आगे भी जैसे कि हमें कुछ बच्चों का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे, तो उनका भी स्कोर हमको एक ओवरऑल मालूम पड़ जाएगा और उससे एक हिसाब से भी हम एक कट ऑफ जारी करेंगे, है ना। अपने ग्रुप्स में भी आपको सेंड कर देंगे कि देखिए ये स्थिति बनी, ठीक है। और आप भी अपना कट ऑफ आपका कितना आपने स्कोर किया है उसका भी कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे भी हमें क्या थोड़ा सा अंदाजा लगा, बिल्कुल हेल्प मिलेगी, इससे जरूर आपको करना चाहिए। बाकी का पीडीएफों के लिए हमारा सिलेक्शन तक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एसएमजे में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें डालते हैं सर वहाँ पे फ्री, तो एसएमजे के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और जानकारी लेकर आएँ। सभी के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं। ओके।